क्वेश्चन नंबर 7.14 में क्या कहता है? A rope of negligible mass is wound round a hollow cylinder of mass 3 kg. होलो मतलब अंदर से सिलेंडर खोखला है, उसका मास 3 किलो है, उसका रेडियस 40 सेंटीमीटर है. व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर इफ द रोप इज पुल्ड विद दिस फोर्स? याद करो, ऐसा हमने एक एग्जांपल करा था, ठीक है, जहां पे फ्लाई व्हील बोला था हमने उसको, चरखरी. ऐसा ये एक होलो सिलेंडर है जिसके ऊपर हमने लपेटा है एक जो भी तार है उसको, और उसको खींचा है हमने एक फोर्स से. फोर्स कितना है? 30 न्यूटन. ठीक है, आप चाहो, और मैंने बोला भी ये एग्जांपल नंबर 15 जैसा है. एग्जांपल नंबर 15 ऐसा ही था, वो उल्टा इससे बड़ा ही था, उसमें काफी सारी चीजें मांगी थी, फोर्स वगैरह, उसी का ही भाई है. देखो, ये वो होलो सिलेंडर है, ठीक है. इस होलो सिलेंडर पे ये लपेटा हुआ आपने, ठीक है. अब ये फोर्स लगाई नीचे की तरफ. फोर्स कितनी लगाई है बेटा हमने? 30 न्यूटन. 30 न्यूटन फोर्स लगाई है और उसको यहाँ 30 न्यूटन की फोर्स से खींचा. होलो सिलेंडर के लिए हम जानते हैं बेटा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr². ठीक है, m की वैल्यू है, r की वैल्यू है, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फोर्स इंटू आर. यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, टॉर्क का फॉर्मूला लिखा, और टॉर्क आई अल्फा भी होता है. ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर दो, आपका काम बन जाएगा. ठीक है, तो यहां से आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. पहले हमने अल्फा निकाला, अल्फा को एक्सेलरेशन के बराबर रखा, काम हो गया. तो यहां से आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई लीनियर एक्सेलरेशन की. फॉर्मूले कौन कौन से ध्यान रखने हैं? लीनियर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन, पहला फॉर्मूला. दूसरा, टॉर्क का एफ और आर के साथ रिलेशन, और टॉर्क का अल्फा के साथ रिलेशन. याद रहेगा? खत्म क्वेश्चन. अगला, टू मेंटेन अ रोटर एट अ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर स्पीड 200 रेडियन पर सेकंड. मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर रेडियन पर सेकंड हो तो एंगुलर स्पीड है, और अगर वो खाली पर सेकंड हो, या रेवोल्यूशन पर सेकंड हो, या रेवोल्यूशन पर मिनट हो, तो वो फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, अब एज द इंजन नीड टू ट्रांसमिट इतना टॉर्क, अब तुम्हें क्या दे रखा है? टॉर्क. टॉर्क दे रखा है, एंगुलर स्पीड दे रखी है. व्हाट इज द पावर? अब मेरी बात सुनो, आप जानते हो पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी. आप कह सकते हो कि भैया ये कहां से आया फोर्स इंटू वेलोसिटी? देखो, क्या मैं लिख सकता हूं? पावर होता है वर्क अपॉन में टाइम. वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो इसको लिख सकते हो आप फोर्स इंटू वेलोसिटी. लेकिन फोर्स की जगह मैं लिख सकता हूं टॉर्क, और वेलोसिटी की जगह ओमेगा. तो ये बन गया आपका एंगुलर, और वो फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन खत्म. आसान है ना क्वेश्चन? ठीक है, आगे ध्यान दो. ये अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है. अब मेरी बात सुनना, पहले मैं इस क्वेश्चन को ना, इस क्वेश्चन का टाइप समझाता हूं आपको. क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास का. मैं आपसे पूछ रहा हूं, दो ऑब्जेक्ट है, उनका सेंटर ऑफ मास निकालो. देखो, दो ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा रखा तो इसका मास कितना है भाई? m1. इसका मास कितना है? m2. ठीक, इसका सेंटर कहाँ है? यहाँ पे, और इसका सेंटर कहाँ है? यहाँ पे, r1 r2. तो आपका सेंटर ऑफ मास कितना होगा? m1 r1
प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। किसको इसमें दिक्कत है? आसान है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फॉर्मूला लगा दिया ये वाला। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा उसको देखना क्या किया है। मैं कह रहा हूं कि मैंने एक मास के ऊपर मास नहीं रखा, एक मास में गड्ढा कर दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, गड्ढा करोगे तो क्या होगा? मास ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? सब्ट्रैक्ट होगा, तो बस उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो, ये है आपका वो ऑब्जेक्ट, और ये है आपका वो हिस्सा जो मैंने काट दिया, डिलीट कर दिया। अब एक बात बताओ, मास डिलीट कर दिया तो मास ऐड होगा कि माइनस होगा? तो जहां जहां पर आपने पहले ऐड लिखा था ना, बस वहां माइनस लिख दो। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? RCM इज इक्वल्स टू M1 R1 माइनस M2 R2। अब ध्यान दो, तो यहां पर ऐसे ही यहाँ पे नीचे वाले मासेस भी सब्ट्रैक्ट होंगे, M1 माइनस M2। ये वाली चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता? देखो, फिगर ऐसी हो और उसमें से मैंने इतना हिस्सा डिलीट किया हो। डिलीट करने के लिए मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने इसमें से डिलीट किया, कर दिया डिलीट। तो आप कहोगे कि जो डिलीट किया है ना, उसका पता होना चाहिए हमें कितना हिस्सा है। जरा ध्यान देना, ये डिलीटेड पोर्शन का पता होना चाहिए कि हिस्सा कितना है। तो पूरे स्क्वायर का क्या है भाई? पूरे स्क्वायर का तो हम जानते हैं, ए स्क्वायर एरिया। इतने का एरिया क्या है? अच्छा, तुम कहोगे भैया 1/4 हमें दिखाई दे रहा है, ये बात भी ठीक है। अगर ऐसी दिखाई दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप निकालना जानते हो, है तो एक ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया निकालना जानते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी बेटा छोटी छोटी चीजें आपको थोड़ी सी आनी चाहिए। अब एक बात बताओ, ये बेस है, ये बेस पूरा का पूरा ए है, तो जो बेस पूरा का पूरा ये ए है आपका, हाइट कितनी है? हाइट, ये हाइट कितनी है? ये क्या a/2 नहीं है? कर दो a/2 से मल्टीप्लाई, तो जवाब अपने आप वही नहीं आ गया? या तो आप अपनी सेंस लगा लो कि ये 1/4 हिस्सा लग रहा है, या ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या तो इसे 1/8 कह लो, वो भी बात ठीक है, या इसमें ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के इसे डिलीट कर दो। अच्छा, अब जरा यहाँ ध्यान दो, ये क्या है? तो आप कहोगे भैया यहाँ पे कोई ना कोई चीज दी होगी, मैं देता हूँ आपको एक क्वेश्चन के हिसाब से। ये रेडियस है आपका r, ये रेडियस है r, और ये इस वाले का रेडियस बिल्कुल आधा है, r/2। इसका रेडियस कितना है? आधा, r/2, याद रहेगा। अब जरा इस क्वेश्चन को सारे बच्चे देखो, समझ में आता है कि नहीं आता है। एक डिस्क है जिसका रेडियस r है, जिसमें से डिलीट किया r/2 वाला एक सर्कल। कुछ बच्चे कहते हैं भैया आधा डिलीट कर दिया। आप फिगर देख के बताओ, आधा डिलीट किया है क्या? आधा डिलीट नहीं किया, जो सर्कल डिलीट किया उसका रेडियस आधा है, r/2 उसका रेडियस है। तो अब आपको एरिया निकालने पड़ेंगे दोनों के। एक को लिखोगे आप पाई r स्क्वायर, और एक को लिखोगे पाई r/2 का होल स्क्वायर, तो अपने आप 4 आ जाएगा। तो आधा डिलीट किया है और चौथा हिस्सा डिलीट किया है, 1/4 डिलीट किया, तो मास कितना डिलीट किया? अब तुम कह सकते हो इसका मतलब भैया यहाँ ये होना चाहिए कि जो डिलीट करने वाला मास है वो m/4 है। कितना है? बस, तो डिलीटेड हिस्सा m/4 है। तो पोर्शन डिलीट किया r/2 का, लेट मास पर यूनिट एरिया इज छोटा m, तो मास ओरिजिनल डिस्क का हो जाएगा कैपिटल M, विच इज मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई में टोटल एरिया, और कट पोर्शन जो होगा वो क्या होगा? मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई में उसका एरिया। अब वो एरिया के हिसाब से कितना आया? m/4। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों m/4 आया? m/4 क्यों आया, बात समझ में आई? तो ये आपका m डैश बैठा। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है? RCM, फिर वही m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब एक बात बताओ, मैंने डिलीट किया है तो प्लस आना चाहिए माइनस? ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, यहाँ प्लस आना चाहिए कि माइनस? माइनस आ जाएगा अपने आप, माइनस आ गया। अब आप कहोगे भैया इन r को क्या ले? तो इसने क्या किया, इसने ना सेंटर को ही ओरिजिन मान लिया। सेंटर को क्या मान लिया? देखो उसने क्या क्या नाम दिया उसको, O
और ओ डैश, ये दो नाम दिए इसको, ओ और ओ डैश, और उसके हिसाब से इसने सेंटर वाली बात को खोल दिया। आरसीएम इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई में 0 माइनस एम डैश आर बाय 2 डिवाइडेड बाय एम प्लस एम डैश, लेकिन एम डैश तो नेगेटिव है। सॉल्व किया और आरसीएम आया आर बाय माइनस का आर बाय 6। अब जरा ध्यान दो इस क्वेश्चन को, आंसर को, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7.17, अ मीटर स्टिक का मतलब जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज एट इट्स सेंटर। अच्छा, इस लाइन का मतलब है कि सारा मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो बिल्कुल सेंटर पे रुक रही है। क्योंकि कई बच्चे कहते हैं भैया इस लाइन को देने का मतलब ही क्या था न्यूमेरिकल में, अगर वो सेंटर पे नहीं आती ना, नहीं रुकती, इसका मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। वो मीटर स्टिक तो है, लेकिन उसमें जो मटेरियल है वो अलग अलग लगा हुआ है। two when two coins each of mass 5 gram are put put on the top of one another, मतलब एक के ऊपर एक रख दिए at 12 सेंटीमीटर मार्क। भाई यहीं से तो स्टार्ट होगा आपका 0 1 2 3 4 5 100 तक। 12 सेंटीमीटर के मार्क पर दो सिक्के रख दिए। पहले तुझे ये समझना है कि ये जो पहला मैंने फिगर बनाई वो सिर्फ ये बता रहा है कि ये मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। दूसरी फिगर में अपने आप आ जाएगा, देखो आ गया। दो सिक्के रख दिए, क्या दोनों सिक्के जब रखोगे तो वजन की वजह से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। उसने खुद भी कहा क्वेश्चन में कि 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। कितना हो गया? तो 50 पे जो आ रहा था वो 45 पे आ रहा है। कितने पे आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर तो आपका वजन लग रहा है स्टिक का, यहां पर मैंने उसको बैलेंस किया है। तो जिस पॉइंट पे बैलेंस करूंगा उसमें इधर का और इधर का टॉर्क बैलेंस होना चाहिए। क्या बैलेंस होना चाहिए? आ जाओ, क्या वो ऐसा करता है? वो कहता है कॉइन का वेट मल्टीप्लाई में डिस्टेंस, स्टिक का वेट मल्टीप्लाई में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अब कॉइन का वेट कितना होगा? 10 ग्राम के कॉइन है। जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू, ठीक है। स्टिक के मास की जरूरत नहीं है, वही तो निकालना है। मास कितने, स्टिक कितने ग्राम की है, मल्टीप्लाई में जी। अब उसका दूरी कितनी है सेंटर से? 5, और इनकी दूरी कितनी है? 45 माइनस 12। बात ठीक है गलत है? बोलो। अब आप कहोगे सारी दूरियां आप सेंटर से नापते हो, अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था? सारे डिस्टेंस हम सेंटर से ही मेजर करते कर दिया। देखो अब जरा आराम से समझ लो इसको, फिर मैं आगे बढ़ू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, उसको ना हमने दो इंक्लाइंड प्लेन से रोल डाउन कराया, ठीक है, नीचे फेंका। देखो यहां से और एक को यहां से, क्या दोनों का एंगल बराबर है? नहीं, दोनों इंक्लाइंड प्लेन का एंगल बराबर नहीं, ठीक है। बाद में मैं जब अगली फिगर बनाऊंगा ना, दोनों प्लेन को एक दूसरे के साथ लगा दूंगा। अभी पहले आप इन दोनों फिगर्स को देखो, लेकिन दोनों की हाइट सेम है। मेरी बात को समझना, हाइट जब कोई तुमसे बोले तो वो है mgh, तो दोनों का mgh तो सेम है, लेकिन दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं होगी। एक को ज्यादा डिस्टेंस चलना है, एक को कम डिस्टेंस चलना है, ठीक है। तो आप कहोगे भैया दोनों की हाइट सेम है, दोनों का थीटा सेम नहीं है, ये तो क्वेश्चन में बता दिया। दोनों का मास भी सेम है, दोनों जगहों से मास सेम है, एक ही स्फीयर को मान लो घेर रहे हैं। हाइट ऑफ द प्लेन h है, वेलोसिटी जो है बॉटम पर आने पर उसकी v बनेगी। तो क्या दोनों की वेलोसिटी सेम बनेगी? मेरी बात सुनो, जब आपने दोनों को भेजा, ऊपर थी पोटेंशियल एनर्जी, नीचे आ गई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, लेकिन दूरी तो अलग अलग है, मतलब टाइम अलग अलग है। क्वेश्चन दो है, क्या दोनों की वेलोसिटी सेम होगी? हाँ, क्योंकि यहां पर हाइट सेम है, इसलिए वेलोसिटी तो सेम आएगी, दोनों एक ही स्पीड से नीचे आएंगे। लेकिन डिस्टेंस जिसका ज्यादा है उसको टाइम, तो वो हमें निकालना टाइम कैसे ज्यादा कम लगेगा। अब आ जाओ, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं आराम से। A solid sphere rolls down two different inclined planes of the same height but the different angle of inclination. What पहला, will it reach the bottom with the same speed? Yes. दूसरा, will it take longer to roll down one plane than the another? If so, which one and why? तो तुम्हें ये तो पता ही है, जिसकी दूरी ज्यादा उसमें टाइम ज्यादा लगना चाहिए, लेकिन इसको समझाना पड़ेगा ना हमें। तो आ जाओ, यहाँ आ जाओ। वो कहता है फाइनली बॉटम पर जब वो पहुंचेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आप कहोगे ये दोनों एनर्जी ने क्यों जोड़ी? क्योंकि ये रोल है, रोल में अंदर रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों आते हैं, जोड़ दिया दोनों को। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एमजीएच का फॉर्मूला लगना चाहिए।
ठीक है, स्फीयर के लिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। स्फीयर के लिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/5 mr²। दोनों के अंदर ये वैल्यू रखी और mgh के साथ इक्वेट करा दिया। वेलोसिटी क्या है √10/7 gh। क्या यहाँ पर कहीं पे भी थीटा दिख रहा है? तो थीटा दिख नहीं रहा, इसका मतलब चेंज नहीं आएगा। हाइट दिख रही है, वेलोसिटी हियर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन हाइट, दैट इज in both case velocity of sphere must remain similar। ठीक है, क्योंकि g पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 10/7 से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कांस्टेंट है। आ जाओ, अब वो कहता है कि अगर मैं दोनों को एक साथ रोल डाउन कराऊं दो जगहों से, देखो मैंने जान के ऐसी फिगर बनाई है जिसमें आपको θ1 θ2 एक साथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है इनके नॉर्मल और mg। जरा ध्यान देना, नॉर्मल ये mg ये है। क्या mg को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं? साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा किससे इक्वेट हो रहा है r1 से, साइन थीटा किससे इक्वेट हो रहा है उसके जाने की एक्सेलरेशन से। तो असलियत में इसको फोर्स क्या मिल रही है mg साइन थीटा, तो एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है खाली g साइन थीटा। एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है, और यहां पर भी एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है g साइन थीटा। याद रहेगा कि दोनों तरफ इसको एक्सेलरेशन मिल रहा है g साइन थीटा, दोनों तरफ इसको एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है। तो आप कहोगे भैया g साइन थीटा 1 और g साइन थीटा 2, थीटा तो अलग अलग है। θ1 छोटा तो उसका साइन भी छोटा। याद रखना, थीटा अगर छोटा हो 90 डिग्री तक के लिए तो उसकी वैल्यू छोटी होती है, 90 डिग्री तक बढ़ती है। कॉस के लिए बिल्कुल उल्टा होता है, कॉस में 0 की वैल्यू 1 होती है और 90 तक जाते आती 0 हो जाती है। याद रहेगा, अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा बदल कर आ जाए, ठीक है, और कॉस लग रहा हो तो आप क्या कहोगे कि अगर थीटा छोटा है तो कॉस क्या होगा बड़ा। अब देखो ये कह रहा है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन स्फीयर इज a1 एंड a2 which is g sin θ1 and g sin θ2। θ2 बड़ा है θ1 से तो sin θ2 भी बड़ा होगा sin θ2 से, तो इसका मतलब a2 बड़ा होगा a1 से। जहां एक्सेलरेशन ज्यादा है वहां पर टाइम कम होगा। किस फॉर्मूले से? जो मर्जी फॉर्मूला लगा लो, हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन के कई सारे फॉर्मूले थे, हमने लगा लिया v = u + at। तो v तो आ गया ना 80, क्यों ऊपर तो रुके हुए थे, तो हमने थ्रो किया था या रोल डाउन किया था, खुद ब खुद नीचे आया ना। अच्छा, तो t क्या आ गया v/a। तो t और a का रिलेशन क्या आ गया इनवर्स। अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो टाइम कम। अब आराम से इसको पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस केस के अंदर फ्रिक्शन कंसीडर किया जाता तो ये वैसा ही क्वेश्चन बन जाता जैसा हम पढ़ चुके 5th चैप्टर में, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन। याद रहेगा, अ होप तो नहीं होगा, लोप होगा। ठीक है, अ लूप ऑफ 2 मीटर weighs 100 kg, it rolls along a horizontal floor so that its center of mass has a speed इतनी। भैया आपके पास क्या क्या चीजें, एक तो स्पीड है उसकी और एक उसका रेडियस है। ठीक है, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन टू स्टॉप इट, उसको रोकने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। भैया हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें उसका रेडियस दिया हुआ है, हमें उसकी वेलोसिटी दी हुई है, हमें उसका मास दिया हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल, वो फॉर्मूला लगा दिया। और यहाँ पे जो जो चीजें एक साथ ले सकते थे वो ले ली। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, ½ mv² प्लस ½ mr² प्लस ω²। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू देखिए तो ये r² से कट गया, mv² बचा। तो आपकी एनर्जी कितनी आई mv², और चेंज इन एनर्जी किसके बराबर होती है वर्क डन के, वही कर दिया। तो टोटल वर्क, अब ध्यान दो बेटा, तो यहाँ पे वर्क डन निकल जाएगा आपका mv²। क्वेश्चन खत्म, m है v है, क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज मास इतना। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, उसका मास दे रखा है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, उसका मास दे रखा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू एटम्स। दो एटम को जोड़ने वाली लाइन जो है ना, वहां से वो रोटेट कर रहा है, देखेंगे जो भी कर रहा है। सपोज द मीन स्पीड ऑफ सच मॉलिक्यूल इज इतनी। अब अच्छा, उसकी स्पीड दे रखी है आपको 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। अच्छा, एक चीज और दे दी कि उसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और उसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, उनके बीच में एक रिलेशन है। अब ध्यान दो,
तो वो कह रहा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की का रिलेशन 2/3 है, ठीक है। मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वेलोसिटी है, ठीक है। अब वो कहता है यहाँ पे जो सेपरेशन है दो मॉलिक्यूल्स का वो हो जाएगा 2r, r मतलब रेडियस उसकी, ठीक है। यहाँ रेडियस उसने दिया, रेडियस तो नहीं दिया, शायद डिस्टेंस दिया होगा, नहीं डिस्टेंस नहीं दिया, देख लेंगे अभी आगे, ठीक है। मास दोनों मॉलिक्यूल का m है, तो एक मॉलिक्यूल का कितना होगा m/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मास इंटू r का स्क्वायर, ठीक है, m/2 r²। अब कुछ बच्चे कहते हैं भैया एटम तो स्फेरिकल होता है, यहाँ पे 2/5 का फॉर्मूला लगना चाहिए, ठीक है। तो क्या यहाँ पर एटम का वाला फॉर्मूला लगेगा, नहीं। ये पता है क्या है, ये टाइनी पार्टिकल्स है, छोटे पार्टिकल्स। कैसे पार्टिकल्स है, टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल्स को हम mr² मान के चलते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स के लिए फिर वो रेडियस ऑफ जाइरेशन का फॉर्मूला mk² लग जाएगा। अच्छा, mk² अलग अलग पार्टिकल्स का हम एवरेज लेते थे, यहाँ तो पार्टिकल ही एक छोटा सा, तो उसका क्या ही एवरेज लेंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको mk² ही कहेंगे, और वो k आपका r ही है, इसलिए इसको हम 2/5 1/2 ऐसी बातें नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई कहे स्कूल में कहे कि भाई इसको स्फेयर मानो, तो आपको 2/5 लेना पड़ेगा, तो फिर मैम ने कह दिया ना। वैसे एटम खुद एक पार्टिकल है। अच्छा, तो m/2 r², m/2 r² जोड़ा तो एक mr² बन गया, दो पार्टिकल से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। r कितना है आपका, r वही √I/m। आई दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ। मास दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ। तो r आ जाएगा, हाँ। पहले इस बात को समझो। फिर क्वेश्चन के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल है वो 2/3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ I ω², और ट्रांसलेशन कितनी होती है, हाफ mv²। वैल्यूज को इक्वेट किया, m से m तो कट रहा है, I को हम खोल सकते हैं mr² में, और ओमेगा को भी खोल सकते हैं हम v के फॉर्मूले में, खोल सकते हैं, ठीक है। निकालना क्या था, निकालना था एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो ये निकालना है, ये कट चुका है, आर अभी पीछे क्वेश्चन में निकालना है, वी हमारे पास है, क्वेश्चन हो गया। समझ आया। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये आपने mr² क्यों लिए, फॉर टाइनी पार्टिकल्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टेकन एज mr², ठीक है। इसे कंपेयर मत करना स्फीयर से, सिलेंडर से, वगैरह वगैरह। तो ये हो गया आपका 20वां क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21। जैसे अभी तक हम रोल डाउन करके ला रहे थे, इस बार उल्टा कर रहा है, नीचे से ऊपर भेज रहा है, ठीक है। A solid cylinder rolls up an inclined plane of angle 30 degree. At the bottom of the inclined plane, the center of the mass of the cylinder has speed 5 meter per second. नीचे कितनी है उसकी स्पीड, 5 मीटर पर सेकंड। हाउ फार विल द सिलेंडर गो अप द प्लेन, कितना ऊपर तक उठेगा वो, ठीक है। निकालते हैं। हाउ लॉन्ग इट टेक टू रिटर्न द बॉटम, और वापस आने में वो कितना वक्त लेगा, ठीक है। एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री को फिर वही करेंगे हम cos थीटा sin थीटा, क्यों, ट्रायंगल दे रखा है ना भैया। इस ट्रायंगल में अगर मुझे ये हाइपोटेनस निकालना हो और ये मुझे दे रखा हो, तो साइन थीटा ही लग रहा है यहाँ पर, है ना। तो वो साइन थीटा लगा लेंगे, वो तो हो गया। वेलोसिटी इनिशियली कितनी दे रखी है, ये कहीं जाके रुकेगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। थीटा कितना है 30, हाइट कितनी है h। चलो जी, क्या हम लिख सकते हैं E A इक्वल्स टू हाफ mv², यानी कि फिर वही, ये रोलिंग का हो गया। क्या क्या जोड़ी मैंने, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल जोड़ दी दोनों। अच्छा, अब वो कह रहा है एट पॉइंट बी, यहां से चढ़ाते चढ़ाते हम बी पॉइंट तक ले गए, बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी mgh में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या काइनेटिक एनर्जी और रोटेशन एनर्जी इक्वेट करनी चाहिए। तो यहां से आपको हाइट पता चल जाएगी, किस हाइट तक जाएगा, किस हाइट तक जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ट्राइंगल लगा दूं एबीसी, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, बीसी बाय एबी, बीसी बाय, तो यहां से एबी कितना आएगा, एच बाय साइन थीटा। एबी कितना आएगा, अब एबी क्या है, वो जो इसने डिस्टेंस चला है, ये तिरछा डिस्टेंस, ठीक है। जितना तिरछा डिस्टेंस चलने में टाइम लगाएगा, क्या आप उसका स्पीड के साथ फॉर्मूला निकाल लोगे। इसने टाइम पूछा था ना, ये लो, या मैंने टाइम नहीं निकाला। देखो आपके पास ए बी है, ए बी तो डिस्टेंस है, टाइम निकालना है, स्पीड आपके पास है,
तो टाइम क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्वेश्चन खत्म। स्पीड दे रखी है आपको, किस स्पीड से किस हाइट तक गया। अच्छा, जितना आने में टाइम लगेगा उतना ही जाने में, ये याद रहेगा। चलो इस क्वेश्चन को देखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।